डबल इंजन सरकार जब नहीं थी तब बिहार का ग्रोथ, बिहार का डेवलपमेंट, बिहार की सब चीज़, एक एस्पिरेशंस, कम्पिटिटिवनेस, पॉलिटिकल कम्पिटिटिवनेस, तो भाई रामविलास और रघुवंश बाबू, लालू यादव जो सेंट्रल मिनिस्टर्स थे, तो दे वर ब्रिंगिंग प्रोजेक्ट्स टू बिहार। बिहार में है तो कास्ट की तो बात करनी ही होगी, क्योंकि यहाँ तो बिना कास्ट के कुछ बात आगे बढ़ती ही नहीं है, चाहे वो इलेक्शन हो या कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो। ना यहाँ आप डिस्कस करता है ना कोई ग्रोथ रेट, ना यहाँ डिस्कस करता है कोई डेवलपमेंट। एक नया अगर कोई दिखाई पड़ रहा है इसमें, इस पूरे कैंपेन में, तो तेजस्वी यादव नए दिखाई पड़ रहे हैं और यही इस इलेक्शन को 2019 से डिफरेंट बनाता है। तो यहाँ ओल्ड विजडम की भी कमी हो रही है। जो पहले के नीतीश माने कि एक्सपीरियंस नीतीश हैं, अर्ली 70s में हैं, ऑलमोस्ट मिड 70s, जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नहीं है। पिछले 10 साल में हमने देखा है एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति करती है, सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, और इस बार तो आरोप लग रहा है चुनाव में कि संविधान खत्म करना चाहती है, आरक्षण छीन लेना चाहती है। आरक्षण एक बहुत बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है यहाँ बिहार में। नरेंद्र मोदी ने राजनीति की शुरुआत की थी इस बात से पिछले 10 साल पहले कि हिंदू खतरे में, फिर उन्होंने कहा मंदिर खतरे में है, फिर मंगलसूत्र खतरे में, और अब वो उतर आए हैं कि आपकी भैंस भी खतरे में है। वोट की राजनीति के लिए धर्मों को बांटना, धर्मों के जहर उगलना, ये बहुत ही गलत है। तीनों फेजेस में आप ही देखिए, नरेंद्र मोदी रोज सुबह उठते हैं, आंखें मलते हुए अपने तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और फिर मुंह से जहर उगलने लगते हैं। हम किसी के बहकावे में या किसी के बयान से बिहार की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पटना में हम यहां मौजूद हैं, राजभवन के ठीक सामने। यहां एक पार्क है, इसके अलावा मुख्यमंत्री का आवास भी बहुत पास में ही है। और हमारे साथी ने बताया कि एक तरह से लटियंस दिल्ली जिसे हम कहते हैं, ये पटना का लटियंस है। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और बिहार की बहुत कुछ खास बातों में एक ये, पहली बात तो लोग बहुत मीठा बोलते हैं। और आपको उदाहरण देती हूँ, यहाँ आने से पहले ये कुर्सियाँ पुलिस वालों ने संभाल रखी थी, उन्होंने हमें ये कुर्सियाँ दे दी हैं। यहाँ बैठ के आप सोचिए, हम इतने वीआईपी इलाके में यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हर व्यक्ति यहाँ पर सहयोग करने की कोशिश करता है। और मैंने हमेशा ये देखा है, आकर पूरे देश भर में घूमती हूँ, कि जो इंसानियत है वो यहाँ पर कम से कम ज़्यादा नज़र आती है दूसरे राज्यों से। आज इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि बिहार, जिसको लगातार धर्म और जाति के आधार पर तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, पिछले 10 साल में हमने देखा है एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति करती है, सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, और इस बार तो आरोप लग रहा है चुनाव में कि संविधान खत्म करना चाहती है, आरक्षण छीन लेना चाहती है। आरक्षण एक बहुत बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है यहाँ बिहार में। नरेंद्र मोदी ने राजनीति की शुरुआत की थी इस बात से पिछले 10 साल पहले कि हिंदू खतरे में, फिर उन्होंने कहा मंदिर खतरे में है, फिर मंगलसूत्र खतरे में, और अब वो उतर आए हैं कि आपकी भैंस भी खतरे में है, कि अगर 2 भैंस है तो वो एक कांग्रेस पार्टी ले जाएगी। अब आप जानते हैं, पारंपरिक रूप से यहाँ बिहार में भी एक बड़े मुद्दे हैं ये सभी। किस तरह से यहाँ जो वो खास लोग, वो पत्रकार जो जनता की नफ्स पर जिनका हाथ रहता है, वो बिहार की राजनीति को कैसे देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी सोच रही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी वो सारी सीटों पे अपना हाथ साफ करेंगे, लेकिन तस्वीर उतनी आसान नहीं है। कम से कम ये मुझे कई दिन से यहाँ ये अंदाजा हुआ रहते हुए। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जाने माने मेहमान, वो लोग जो दशकों से यहाँ काम कर रहे हैं, वो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ सुरूर अहमद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर चुके हैं, एशियन एज अखबारों, इस तरह जैसे अखबारों में काम कर चुके हैं। नलिन वर्मा है मेरी दूसरी तरफ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, द वायर पर और बाकी अन्य बड़ी मैगजीन्स और अखबारों में आप इनके राइटअप्स पढ़ते रहते हैं। सविता कुमारी जी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त दैनिक भास्कर में काम कर रही हैं। और साथ ही मेरे साथ फैज़ान अहमद साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पटना की एक पहचान है ये। नलिन वर्मा जी, सबसे पहले मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि अब 3 तो फेजेस हो चुके हैं, 4 फेज बाकी हैं। जिस तरह का ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर नजर आ रहा है कि हाथ से जो रेत है वो बड़ी तेजी से फिसल रहा है नरेंद्र मोदी के। ये सिर्फ फिसलता हुआ रेत बाकी देश के हिस्सों में नजर आ रहा है। बिहार में क्या तस्वीर है? बिहार में जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन का सवाल है, उसमें कुछ भी नयापन नहीं है। 2019 के चुनाव से अगर कंपेयर कीजिएगा कि क्या यहाँ नया है इस कैंपेन में, तो नया तेजस्वी यादव हैं। वो नया हैं, उनके आइडियाज़ नए हैं, उनके जो जार्गन्स और बोलने के जो तरीके हैं, उनके जो प्रोमिसेस हैं, उसमें भी नोवेल्टी है, नयापन है। इन द सेंस कि पायनियर हैं लालू प्रसाद जी सोशल जस्टिस मूवमेंट के और सेक्युलरिज्म के इंडिया में। लेकिन
उससे आगे तेजस्वी का है कि ये उसको न्यू सोशलिज्म, जिसमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, नॉट ओनली MOI और सम सर्टन बैकवर्ड कास्ट, इस सब के एम्पावरमेंट की बात करते हैं। एंड पर्टिकुलरली ये यूथ के आफ्टर गिविंग 5 lakhs of jobs, he has emerged as a youth, as a hope for youth icon, hope for the young generation, because job is, जॉब जो है किसी भी यूथ के लिए सबसे बड़ी चीज़, ईश्वर से, अल्लाह से भी बड़ी चीज़ नौकरी होती है उस उम्र में, 22 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में जो आदमी जाता है तो उसको प्रॉमिस को लागू करके इन्होंने एक नया, अगर कोई दिखाई पड़ रहा है इसमें, इस पूरे कैंपेन में, तो तेजस्वी यादव नए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही इस इलेक्शन को 2019 से डिफरेंट बनाता है। और हो सकता है कि और राज्यों के कंपैरिजन में, जैसे मान लीजिए नेबरिंग स्टेट में अखिलेश यादव हैं, तो 5 साल का टेन्योर उनके मुख्यमंत्री के रूप में भी लोगों ने देखा है। उसमें एक लोगों के पास एक अपना आइडिया उनके बारे में एज ए चीफ मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन और राज्यों में अपने अपने स्थितियां होंगी। लेकिन तेजस्वी एक न्यू होप हैं एंड उनका कैंपेन भी नया है। उनके पास आती हुई भीड़ भी आप देखेंगे कि किस तरह के भीड़ है, तो उसमें भी नयापन आता हो। बात आपने कही कि एक तरफ वो नेता है जो 10 साल की थकान झेल रहा है, उसकी नीति राजनीति को भी थोड़ी देर के लिए अलग कर दें तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उस व्यक्ति के ऊपर है, और एक तरफ एक फ्रेश चेहरा है, एक ऐसा राज्य जहां युवाओं की बड़ी तादाद है, एक एस्पिरेशनल स्टेट है बिहार, हमेशा कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, और गरीबी, बेरोजगारी का ये जो कुचक्र है इसे तोड़ने की हमेशा मंशा रखता है। सुरूर अहमद साहब, ये बताइए, अभी फ़िलहाल मैं कह रही हूँ कि हमारे पास बहुत बड़ा सेट तो नहीं है, यहाँ पे लगाया नहीं, हमने हेलीकॉप्टर से भी उतर के हम नहीं आए, आजकल हेलीकॉप्टर पत्रकारिता चल रही है। जिस तरह का बिहार है वैसे ही हम हैं, हम यहाँ आकर ये तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार ने नरेंद्र मोदी को 1 बार, 2 बार, दोनों बार चांस दिया है, इस बार क्या फिर से चांस मिल रहा है उन्हें? ये कहना तो बहुत ही कबल अज़ वक्त, मैंने प्रीमैच्योर हो जाएगा क्या प्रिडिक्ट करना। लेकिन अभी नलिन ने कहा कि न्यूनेस नहीं है, तो यहाँ ओल्ड विजडम की भी कमी हो रही है। जो पहले के नीतीश, माने कि एक्सपीरियंस नीतीश हैं, अर्ली 70s में हैं, ऑलमोस्ट मिड 70s, जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नहीं है। और उन्हीं के कंटेम्प्रेरी 1-2 साल आगे पीछे, लालू यादव में न्यूनेस नहीं है, बेटा में न्यूनेस है, तो ओल्ड विजडम शायद ज़्यादा है और वो मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। देखिए, 1-2 चीज़ जो बिहार में जो फ़र्क हो रही है पहले से, कि जो पहले का जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट है, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, लेकिन जो एक न्यूनेस को जो मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो एक्टिविज़म थी, डबल इंजन सरकार जब नहीं थी, तब बिहार का ग्रोथ, बिहार का डेवलपमेंट, बिहार की सब चीज़, एक एस्पिरेशंस, कम्पिटिटिवनेस, पॉलिटिकल कम्पिटिटिवनेस, तो भाई रामविलास और रघुवंश बाबू, लालू यादव जो सेंट्रल मिनिस्टर्स थे, तो दे वर ब्रिंगिंग प्रोजेक्ट्स टू बिहार, चाहे जैसा भी हो, रेलवे का हो, मनरेगा हो, रूरल डेवलपमेंट, रूरल रोड्स का इतना ग्रांट बढ़ाया, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड का पैसा बिहार का जितने इंडिया 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसमें बिहार को सेलेक्ट किया गया। नीतीश भी अपना पूरा लगे हुए थे कि हमको बिहार को नया करना है, बिहार को कुछ करना है, इसलिए कि हमको एक नया नाम देना है। तो बिटवीन 2005 एंड 10, लेकिन वो एक्सटेंड करते हुए 14 तक आप कह सकते हैं। तो मनमोहन सिंह जो एरा था 2004 से 14, तो एनर्जी थी, कुछ दोनों तरफ से कम्पिटिटिवनेस थे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा कि बिहार के ग्रोथ रेट वगैरह सब बढ़ा। वो अकेले नहीं बढ़ता था, जैसे नीतीश कुमार ने रोड बना दिया उससे नहीं, वो तो कलेक्टिव चीज़ होती है। ऑल द फंड्स कमिंग फ्रॉम सेंटर टू बिहार, तो वही ना आ रहा था, चाहे हेवी इन्वेस्टमेंट रेलवे का कारखाना हो, चाहे वो मधेपुरा में हो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का, चाहे यहाँ बेला सारण में हो एक्स व्हील प्लांट हो, या जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, या रामविलास पासवान एज अ फर्टिलाइजर मिनिस्टर रहा, रघुवंश बाबू का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। अब साथ साथ यह है, उससे पहले वाजपेयी एरा में भी आप देखिएगा, लालू को ही करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए गए, काउंटर करने के लिए, डेवलप करने के लिए। बाढ़ में थर्मल पावर बनेगा, तो बिहार यूनाइटेड था, तो हजारीबाग में ये रहेगा रेलवे कारखाना, तो यहाँ एम्यूनिशन फैक्ट्री। इधर 10 सालों में बिहार में न्यूनेस, तो जैसा आप बोल रहे हैं उसको एक्सप्लेन करते हुए हम, और कि कुछ नहीं रहा। तो लोकल लोग जो है एक हैकनी टाइप का टॉपिक, एक ही तरह का स्पीच, एक ही चीज़ की चीज़ को बोर हो गए।
अब ये जॉब एक नई चीज़ जो उन्होंने नलिन ने कहा, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा कि ओ अच्छे जॉबलेस ग्रोथ है या जो भी हो, कोई ऐसी चीज़ बिहार में नहीं हुई है इधर 10 सालों में। उस ज़माने में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार खुली, नॉर्थ में, साउथ में, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बात हुई, APJ अब्दुल कलाम आए, नीतीश भी लगे, सेंटर स्टेट दोनों लगे, लेकिन IITs पटना, IIT पटना खुली, किशनगंज का कैंपस खुला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑल दिस हैपेंड इन बिटवीन दोज पीरियड। ये जो बिहार जो है ना, एक ना यहाँ डिस्कस करता है ना कोई ग्रोथ रेट, ना यहाँ डिस्कस करता है कोई डेवलपमेंट, बस चंद रोड, यहाँ तक कि दरभंगा के जो एम्स का जो लैंड लिया गया, तो जब नीतीश इधर थे तो सब ठीक था, नहीं ठीक है, लाल मैंने BJP वाले हंगामा करते थे, अब इधर आ गया तो वो भी चुप हो गया। मसला क्या है? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, नोबडी इज रेजिंग दिस इशू एनी मोर। लेकिन सुरूर साहब, मुझे ये बताइए कि क्या इतना आसान था नौकरियां पैदा करना? 5 लाख नौकरियों पे दस्तखत कर दिए तेजस्वी यादव ने। अगर ऐसा था तो ये हाँ, नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा था तो ये पिछले नेताओं ने क्यों नहीं कर लिया था? अगर ये आसान क्या है, देखिए प्रॉब्लम होता है, जैसे हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन ड्रिवन ये किया था, बड़े बड़े रोड बनेंगे। देखिए 2 चीज़ है, आई एम नॉट किसी जगह पर नहीं कोई पॉलिटिकल, इसके लिए सबसे आसान है कंस्ट्रक्शन बूम करा देना। और आजकल लोग बहुत सी चीज़ बोलते हैं सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो उनको फ़ायदा भी होता है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एक चीज़ हो गया, दैट्स ऑल, तो वो है। लेकिन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल गए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ आ गई। मैंने कि उसके कैंसर टेस्ट का और कैट्स का, मैंने बक्सर ही में हेल्थ मिनिस्टर अश्विनी चौबे उनके इसमें खुला, पता चला कि जहानाबाद में खुला, पता चला कि डॉक्टर नहीं है, मशीन आ गई, मशीन को ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, द एंटायर मैनेजमेंट सिस्टम इज़ क्रम्बलिंग। तो मैंने फॉलो कर रही हूँ ना, लेकिन वो चीज़ें खरीदा गई, बिल्डिंग बहुत बड़ी बन गई, PMCH पटना का बहुत बड़ा बन गया। तो जॉब्स तो थी है, इसमें कोई थोड़ी है। NRHM की स्कीम आई, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की, डॉक्टर्स आए, ये वो सब कैज उस पर कंट्रैक्चुअल डॉक्टर्स। सुरूर साहब, फैज़ान अहमद साहब, आपसे अगला सवाल मेरा है कि ये बताइए कि जिस तरह से पूरे मुद्दे को हम देख रहे हैं, अभी BJP के पास नरेंद्र मोदी हैं, BJP के पास तो नीतीश कुमार भी हैं। माना यह जाता है कि बिहार की जो पूरी पॉलिटिकल और इलेक्टोरल इक्वेशन है उसमें ऐसी जड़ता है कि अगर आप कास्ट इक्वेशन आपके पास है तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब नीतीश कुमार प्लस नरेंद्र मोदी, ये तो बड़ा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है कि सारी की सारी सीटें इनको मिलेंगी। आपने बात उठाई है कास्ट की, बिहार में है तो कास्ट की तो बात करनी ही होगी, क्योंकि यहाँ तो बिना कास्ट के कुछ बात आगे बढ़ती ही नहीं है। चाहे वो इलेक्शन हो या कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो या कंस्टिट्यूंसीज़ को चुनना हो, बिना कास्ट कंसिडरेशन के कुछ भी नहीं होता है। और हर पार्टी करती है, कोई एक पार्टी के लिए मैं ऐसे नहीं कहूँगा, हर पार्टी यही काम करती है। अब देखिए चुनाव पर आते हैं तो अभी तो 3 दौर की पोलिंग हुई है, यहाँ पे 14 सीटों की वो हुई है। इन 14 सीटों में BJP सिर्फ 3 सीटों पे है। अच्छा जी, इन 14 सीटों पे BJP सिर्फ 3 सीट पे है, बाकी 8 सीट पे JDU है, 2 सीट पे LJP है और 1 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। तो अभी ये कहना, जैसा कि सूर भाई भी बोले कि अभी बहुत ही प्री मैच्योर होगा कहना या कोई अंदाज़ा लगाना कि भाई हवा का रुख किधर जा रहा है, लेकिन अंदाज़ा तो थोड़ा बहुत होने लगता है। 3 दौर के बाद अंदाज़ा हो रहा है और मुझे लगता है कि 5 दौर के बाद पूरा पिक्चर ये क्लियर हो जाएगी। नहीं, अभी तो 3 दौर की भी तो कुछ तस्वीर दे दीजिए, आप हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं। 3 दौर की तस्वीर तक नहीं इंतजार करेंगे हम। 3 दौर की तस्वीर का ये है कि बहरहाल ये 2019 में जो 39 वर्सेस 1 हुआ था, 40 सीट में 39 NDA और 1 कांग्रेस को सीट मिली थी, वो नहीं होने जा रहा है इस बार। लेकिन जो भी नुकसान होगा तो जाहिर है NDA को होगा और नुकसान होने जा रहा है, और जो भी फ़ायदा होगा वो महागठबंधन कहिए या इंडिया अलायंस कहिए, जो भी, तो उसे ये फ़ायदा होने जा रहा है। और अभी तक के जो रुझान जो मिल रहे हैं 3 दौर में जो 14 जगह पे हुए हैं, ख़ासतौर से सीमांचल में जहाँ मुसलमानों का अच्छा वोटर उनका प्रतिशत है, और वहाँ ये भी देखिए कि पोलिंग जो है काफ़ी हाई हुई है। लेकिन 1 सीट MIM में, वहाँ 1 सीट पर कंटेस्ट कर रहे हैं वो, यहाँ 1 सीट पर किशनगंज पे वो MIM वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। किशनगंज में त्रिकोणीय हो गया है, वो
मतलब इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट की वजह से, और एक पूर्णिया उसी के बगल में सीट है वो पप्पू यादव की वजह से। तो ये 2 जगह त्रिकोणीय हो गया, ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो गया, वरना पूरे बिहार में 38 सीटों पर, लगभग 38 सीटों पर बाइपोलर है, वो बाइपोलर है, दो ध्रुव का मुकाबला है, डायरेक्ट कंटेस्ट है बिल्कुल एनडीए और इंडिया अलायंस का। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हुए हैं अभी 14 उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा एडवांटेज महागठबंधन को एडवांटेज है। सविता जी, अब आपसे मैं जानना चाहती हूँ, माइक आपकी तरफ लेकर आती हूँ। मुझे ये बताइए कि हम जिस तरह की तस्वीर यहाँ देख रहे हैं, अभी पिछले तीनों फेजेस में आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी रोज़ सुबह उठते हैं, आंखें मलते हुए अपने तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और फिर मुंह से जहर उगलने लगते हैं। ये उनका रोज़ का दस्तूर बन गया है। मैं सोचती हूँ रात में शायद उन्हें कोई सपना आता है, कोई ऐसी कौन सी चीज़ उन्हें मिलती है कि सुबह उठकर वो सांप्रदायिक जहर उगलने लगते हैं। उनका निशाना सीधे तौर पर हिंदी पट्टी है, उनका निशाना है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, क्योंकि उनको लगता है कि इसे हम काओ बेल्ट कहते हैं, कि काओ बेल्ट उनके निशाने पर है। आपको क्या लग रहा है कि क्या इनकी सांप्रदायिकता का जहर, जो थकान, जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल में नज़र आ रही है, उसका मुकाबला वो सांप्रदायिकता से कर रहे हैं? कुछ चल रहा है ये कार्ड उनका? देखिए, अगर जहाँ तक आप बोल रही हैं कि सांप्रदायिक बयानों के बारे में, तो सांप्रदायिक बिहार में तो सांप्रदायिकता बहुत कम ही रही है। उत्तर प्रदेश ले सकते हैं और दूसरे राज्यों में सांप्रदायिकता ज़्यादा रही है। मगर जो नरेंद्र मोदी की जो बात हो रही है, नरेंद्र मोदी ही नहीं, बाकी अन्य जो बड़े नेता हैं वो भी कभी कभी जातिगत ज़्यादा दे देते हैं बयान। धर्म तो सब जगह है, मगर धर्म के आरे में जो राजनीति खेल रहे हैं वो गलत है। आप चुनाव में आते हो, या नरेंद्र मोदी हो या फिर इंडिया अलायंस के कोई भी नेता हो, वो मर्यादा नहीं रख रहे हैं। मर्यादा ये एक तरह का मतलब कि अलग पॉलिटिक्स चल रही है पूरे देश में। इंडिया अलायंस का मुझे कोई उदाहरण दीजिए जहां उन्होंने मर्यादा का ध्यान नहीं रखा है। जैसे कल लालू यादव ने ही भाषण दिया, बयान दिया एक कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिल जाना चाहिए, फिर वो बयान से पलट भी गए। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से ध्रुवीकरण दोनों है, जो इंडिया अलायंस और एनडीए है, दोनों ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन इसमें नफरत की तो कोई बात नफरत की बात नहीं है, नफरत की बात नहीं है, मगर एक तरह का वो उनका स्टाइल है, ये वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वोट लेने की कोशिश है। ये पूरी तरह, नेता तो सब एक ही होते हैं, बाद में सब एक ही जगह जाएंगे, जीतेंगे तो वो उसको बधाई देंगे, वो फिर एक जगह ही सब मिलेंगे। मगर जो ये सिर्फ वोट लेने के लिए और देश में व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो ये किया जा रहा है, ये गलत है। क्योंकि सविता जी, यही तो फिक्र की बात है। अगर नेता सिर्फ वोट के लिए कॉम्पीट करे तो जाहिर है लोकतंत्र में ऐसा होता है। आप कहते हैं कि भाई हम आपको इतना आरक्षण देंगे, दूसरा कहेगा हम आपको ज़्यादा देंगे, कहेंगे कि हम आपको 10 नौकरी देंगे, वो कहेंगे हम 20 देंगे। लेकिन जहाँ बात इस तरह की आ जाए कि एक समुदाय के आप जान और माल और उसकी गरिमा, उसके ऑनर को निशाना बनाकर आप समाज को बदलना चाहते हैं एक चुनाव जीतने के लिए, तो चिंता की बात है। हाँ, ये चिंता की बात है। हम सब, ये देश सभी धर्मों का देश है, हम सब मिल के रहते हैं। मगर सिर्फ नरेंद्र मोदी कह दे या फिर कोई और नेता कह दे, जैसे जो ओवैसी साहब है वो भी कभी कभी बोल देते हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। हम सब मिल के रहने वाले हैं, यहाँ पे सभी धर्म के लोग साथ में मिल के रहते हैं, और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए धर्मों को बांटना, धर्मों के जहर उगलना, ये बहुत ही गलत है। लेकिन क्या बिहार की जनता इस बहकावे में आ रही है? नहीं, बिहार की जनता कभी इस बहकावे में आई ही नहीं है। बिहार में देखिए तो कभी सांप्रदायिक हिंसा वैसे नहीं हुए हैं। कभी कभी किसी के उकसाने पर बड़ी जो कोशिशें होती हैं, हाँ। मगर वो भी विधानसभा चुनाव में मुझे याद है अमित शाह के जो बयान थे यहाँ पर, वो आप भी नहीं भूली होंगी, मैं भी नहीं भूली हूँ। वो इस तरह की जो घटनाएं होती है, मगर यहाँ के लोग भटकते नहीं हैं, कभी सांप्रदायिक नहीं हुए हैं। यहाँ पे हमेशा, जो बिहार की धरती है, यहाँ 3 धर्म यहाँ से उत्पन्न हुए हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख यहाँ से है। तो हम किसी के बहकावे में या किसी के बयान से बिहार की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। बिहार में जो काम करता है उसको वोट मिलता है, मगर वहीं बात और आ जाती है कि यहाँ पर जातिगत जो संरचनाएं हैं वो कैंडिडेट को जिताती हैं। ज़्यादातर ये जातिगत जो संरचनाएं हैं, जहाँ पर जो जाति ज़्यादा है। मैं अब थोड़ा सा बारीक जाना चाहती हूँ इस पूरे डिस्कशन में। नलिनी वर्मा जी, अब ये बताइए, आप अलग अलग फैक्टर्स का जिक्र हो रहा था,
अब ये जो नीतीश कुमार फैक्टर है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नीतीश कुमार इस वक्त जिस तरह से नज़र आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनको बाकायदा ये डायग्नोस हुआ है कि उनको डिमेंशिया है, जिसका इलाज भी वो करा रहे हैं। पहली बात तो आप इस बात की तस्दीक करेंगे ये सच है या नहीं। दूसरी बात है कि उनका जो पब्लिक पॉस्चरिंग है, जो उनका पब्लिक बिहेवियर है, वो बड़ा ही अजीब नज़र आ रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर वो बीमार हैं तो वो बेहतर हो जाएँ, लेकिन उनकी पार्टी का एक ढलान जो महसूस हो रहा है, क्या आप इसे महसूस कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है। दूसरे ये है कि इस ढलान का फ़ायदा किसको होने जा रहा है, इस पे आप रोशनी डालिए। एक तो जहाँ तक उनके एलिमेंट का सवाल है, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल एक पर्सनल चीज़ है अरफा, और वो डॉक्टर के कंसल्ट में होंगे एंड उस डायग्नोसिस का एक्सेस हम लोगों को नहीं है, इसलिए मैं उस पर तो बहुत कुछ बोल नहीं सकता हूँ, किसी हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में। रहा सवाल नीतीश कुमार के डेविएशन का, मैं इसलिए कह रही हूँ इस बीमारी को, इसलिए भी मैं भी समझती हूँ जो आप अच्छी तरीके से कह रही हो, मेरा भी सिद्धांत के रूप से मैं किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देती, लेकिन चूंकि उनकी ये बीमारी उनके जो पब्लिक बिहेवियर है उस पर असर डाल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा ये चर्चा का विषय बन रहा है। बिल्कुल ही ठीक बोल रही हैं। जहाँ तक आपका बात है कि उनके पब्लिक बिहेवियर में, उनके कंडक्ट में जो चेंज हुआ है वो बहुत ही पाल्पेबल है, बहुत विजिबल है। और नीतीश कुमार जब बोलते हैं तो हम लोग जो हम 1989 से नीतीश कुमार जी के साथ हम कार में ट्रैवल किए हैं, बहुत अरसे से उनको देख रहे हैं। उनके राइज को हमने एमएलए थे तब से मैं उनको जानता हूं, हमारे तरह के बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं दावा नहीं करता हूं, व्यक्तिगत जानता हूं। नीतीश कुमार हैज़ बीन नोन फॉर हिज मेजर्ड वर्ड्स, मैच्योर स्टेटमेंट, हिज कंटेंट पेपर्ड विथ द फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म। लालू प्रसाद फ्लेम्बॉयंट थे, वो बहुत तरह की बातों को बोलते थे। अब नीतीश कुमार को सुनने में लगता है कि भाई वो नीतीश कुमार को हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। रहा सवाल कि जातियों के बारे में यहाँ बहुत डिस्कशन हुआ, हमारे मित्रों ने किया। हमको लगता है कि बहुत ही ओवररेटेड है जाति और कम्युनिटी जो है। जातियाँ तो नहीं बदलती हैं, हिंदू में तो जातियाँ होती ही हैं, बिहार में भी हैं, और बहुत सारे उत्तर प्रदेश से लेकर साउथ इंडिया में जाइए तो जातियां हैं, वहाँ पर उसके वर्क प्ले करता है, वहाँ भी करता है, डिफरेंट कोई बिहार नहीं है। इसी जातियों के रहते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी को हरा करके प्राइम मिनिस्टर बने ना। इसी जातियों के रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने। इसी जातियों के रहते हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बन गए और मेजोरिटी के साथ उनकी सीटें आई। तो जातियाँ तो नहीं बदली, लेकिन उनका रुझान तो बदलता है। भाई रुझान तो बदलता है ना। तो अभी जो आदमी एम्फेसिस दे रहा है कि नीतीश कुमार के साथ ये जातियां हैं उनके साथ चली गई, अरे भाई ठीक है चली गई, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का अपना कितना परसेंटेज, 210 सीट असेंबली में किसी को नहीं आया था, उनका 3% वोट शेयर है और लोगों ने 210 सीट उनको दिया, और आरजेडी को 2010 में 24 सीट आया था। जातियाँ तो वही थी, यादव उसमें भी सिंगल लार्जेस्ट कास्ट है। मुस्लिम को समझा जाता था कि एमवाई कम्बिनेशन लालू प्रसाद के पास 24 सीट उनको आ गया था। तो मेरे कहने का मतलब कि सरकारें बदलती हैं, निजाम बदलते हैं और जातियां वही रहती हैं। लेकिन हम जब चुनाव आता है तो चूंकि देखने का एक हमको लगता है कि बड़ा रूढ़िवादी तरीका है कि हाँ ये जाति उधर चला गया तो चुनाव कोई जीत जाएगा। तो अभी कि हाँ नीतीश कुमार चले आए तो इतनी जातियाँ चली आई, इसलिए अब इक्वेशन फेवर में हो गया। मेरा मानना है कि अगर जनता के दिमाग में रियल इश्यूज होगा, एक सर्टेन परसेंटेज भी कि भाई महंगाई से हम मर रहे हैं, हमारे यहाँ सांप्रदायिकता फैलाया जा रहा है, जहर घोला जा रहा है, अगर ये जेहन में लोगों का इशू बन रहा होगा तो निजाम बदल जाएगा। मैं सविता जी से सवाल पूछ रही थी, उसी को आपसे भी दोहराऊंगी, क्योंकि आपने आर्टिकल भी लिखा है वायर में नीतीश कुमार की चुप्पी पे। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता रहे बिहार के लिए जो एक कांस्टेंट रहे। मैं जानती हूँ आपने किताब लालू यादव पे लिखी है, लेकिन सवाल मैं पूछ रही हूँ नीतीश कुमार पे। एक पत्रकार का मेरे ख्याल से कोई नज़रिया हो सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ आप ऑब्जेक्टिव तरीके से ये भी बताएंगे कि इस वक्त जो लगातार एक कांस्टेंट रहे हैं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में, फ़िलहाल जो उनकी खामोशी है नरेंद्र मोदी के सारे जहरीले बयानों पर, बिहार का एक बड़ा तबका मुसलमानों में उनको वोट देता है। बिहार को सविता जी ने बताया कि बहुत मुश्किल है कम्युनल फोर्सेस का बिहार की जो सांप्रदायिक एकता है उसको तोड़ पाना। नीतीश कुमार की चुप्पी क्या बताती है? उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? नहीं, नीतीश कुमार की चुप्पी उनका न मुस्लिम वोट चाहिए या नहीं चाहिए की बात नहीं है, उनके अपने पर्सनालिटी का, अपने वर्ल्ड व्यू का डिग्रेडेशन है वो चुप्पी उनका जो है
वो अपना डिटोरेट किए हैं एज ए पॉलिटिकल पर्सनालिटी, उसका वो रिफ्लेक्शन है। अभी वो आप सुनिए कि लोगों को याद दिलाते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए इतना काम किया, हमने स्मशान की घेराबंदी करवाई, हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पर लाया, अलीगढ़ ये किशनगंज में, या मदरसा टीचर का सर्विस रेगुलराइज किया। लेकिन इस बात को नहीं बोलते हैं कि लालू प्रसाद जी को छोड़ करके बीजेपी में नीतीश कुमार जी थे, उसके बाद भी मुसलमानों ने उनको वोट दिया इतने बड़े। तो जितना उन्होंने किया है, मुसलमानों ने इतना ट्रस्ट किया कि उसको रिवार्ड किया है। इसलिए मुसलमानों का जो गुस्सा लालू प्रसाद, ये नहीं कि हम मुसलमान हैं तो हम कम्युनिटी के आधार पर हम लालू प्रसाद के साथ चले गए हैं। उनका गुस्सा है कि भाई नरेंद्र मोदी तो एक नोन पर्सनालिटी है ना, ये आस्तीन के सांप थोड़ी है, ये तो हम जान रहे हैं कि कैसे हैं, ये तो कम्युनलिज्म कर रहे हैं। लेकिन आपके कैंडिडेट जो हैं पार्टी के, वो जनता दल यू के कैंडिडेट को का जो है वो बता रहे हैं कि मोदी के हम कैंडिडेट हैं, और मोदी अगर जहर उगल रहे हैं तो उस पर वो तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि पोलराइज होकर वोट हमको मिल जाएगा। और आप नहीं भी बोलते थे तो आपके स्पोक्समैन वरुण गांधी ने 2009 में कुछ बोल दिया मुसलमानों के खिलाफ में, तो आप साहब यू वेंट ऑल द गन ब्लेजिंग्स। और आज नरेंद्र मोदी जी का अभी का जो चेहरा है, अभी के जो रिफ्लेक्शन है, ये हिंदुस्तान में अनएक्सपेक्टेड है, अनहर्ड ऑफ है किसी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये सिंपल नहीं है कि लालू प्रसाद ने मुसलमानों का रिजर्वेशन का बात, उस तरह से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। बल्कि नलिनी वर्मा जी, मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ दर्शकों को कि हिंदुस्तान के इतिहास में 75 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है, और भाजपा का आरएसएस का भी रिकॉर्ड देख लिया जाए कि मुख से कभी मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था। कहते थे आईएसआई स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान प्रेमी, घुसपैठिए, लेकिन आज प्रधानमंत्री अपने मुंह से मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेलंगाना, कर्नाटक के जो उनके बाकायदा जो इलेक्शन कैंपेन के वीडियोस हैं वो ऐसे हैं कि अगर आप देखेंगे तो कमज़ोर दिल वाले शायद उस एड्स को बर्दाश्त न कर पाएं, उसमें इतना सांप्रदायिकता का जहर है। मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर, बहुत दिनों से यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा, और एबीवीपी बहुत सारे पर्सनल मेरे मित्र हैं जो आरएसएस कैडर में हैं। आरएसएस कैडर के भीतर भी ऐसे लोग हैं कि मंगलसूत्र ये सब जो बोलते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। वो बोलते हैं क्या बोल रहा है, इसलिए कि ये डाइजेस्ट कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन नीतीश कुमार हजम कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार हजम कर रहे हैं, तो ये उनका डिग्रेडेशन ऑफ पर्सनालिटी है। ये कैसे हजम कर पा रहे हैं, ये अनएक्सप्लेन्ड है मेरे तरह के आदमी के लिए, कि मैं बहुत दिनों से बिहार के राजनीति को देखता हूँ। पहले तो मान लीजिए कि अपने कहीं स्ट्रेटेजिकली चुप लगा जाते थे, उनके स्पोक्समैन केसी त्यागी, नीरज कुमार कुछ बोल देते थे। अब तो सारे लोगों पर ताला है, बल्कि वो लोग इंजॉय कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस तरह का बात बोल रहे हैं। रहा सवाल लालू प्रसाद के उस दिन बात करने का था, लालू प्रसाद से तो आप जानती हैं कि सारे लोग जानते हैं, वो बायोग्राफर में बात करते रहते हैं। लालू प्रसाद ने भाई कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उस फ्रेमवर्क में कहा 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने जो रिजर्वेशन दिया था उसमें बैकवर्ड एजुकेशनली सोशली बैकवर्डनेस के आधार पर मुसलमानों को भी जो उसमें बैकवर्ड थे उनको रिजर्वेशन मिला था, और ओबीसी को मिलता है, अभी ओबीसी को भी मिलता है। और फिर मंडल कमीशन के दौर में वही आपको कंटिन्यू लालू प्रसाद ने किया। बिहार में मिलता है रिजर्वेशन मुस्लिम के बैकवर्ड लोगों को, तो कोई तो मुसलमानों को मिलना चाहिए। तो उसी तरह से लालू प्रसाद ने कहा कि यादवों को मिलना चाहिए और कुंवरी को मिलना चाहिए और जातियों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए थोड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा उन्होंने बोला इस बात। देखिए, लालू का एगो बोलने का है कि लालू बोलते हैं, लेकिन बात है कि उनके बोलने के इन्होंने डिस्टॉर्ट किया, नरेंद्र मोदी ने डिस्टॉर्ट किया। लेकिन मान लेते हैं कि उन्होंने ऐसा ही बोला था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसमें आपत्तिजनक क्या है? कुछ अब आपत्तिजनक नहीं है ना, भाई बिहार में मिल रहा है। लालू प्रसाद जी ने, कर्पूरी ठाकुर जी ने खुद इम्प्लीमेंट किया, उसके बैकवर्ड्स को उसी फ्रेमवर्क में सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर मिल रहा है। इसमें गलत क्या है? लेकिन बात है कि इन्होंने पहले तो डिस्टॉर्ट किया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सारी जग जाहिर है। उसके बाद से लालू प्रसाद जी के बोलने का अंदाज है तो उनको कोई भी आदमी कुछ, तो नरेंद्र मोदी खास करके अपना टिकाए हुए उनका एक ही बचा हुआ है जो कि किसी प्रधानमंत्री को आज तक नहीं हुआ था। इसलिए मैं तो सविता जी से यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डिफर नहीं हम बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे कि भाई लालू प्रसाद ने कहा तो अब इसका कंपैरिजन नरेंद्र मोदी से नहीं किया बिल्कुल है ना। बयान से पलटे वो है। हाँ। जी हाँ, बयान पे रहते तो गलत नहीं था। सुरूर साहब से पूछती हूँ, फिर आपकी तरफ वापस आती हूँ। सुरूर अहमद साहब जी, मैं आप सवाल मेरा भी ले लीजिए कि ये बताइए कि 2014 में नरेंद्र मोदी कांग्रेस के आरक्षण से लड़ रहे थे, करप्शन से लड़ रहे थे, तो इसलिए उनको लाया गया।
2019 में माना गया कि भाई पुलवामा ने उनको इलेक्शन जिता दिया। अब नरेंद्र मोदी में क्या खास बात है? चेहरा वही है, 2 इलेक्शन में अब तीसरा आ गया। एक पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक चीज़, 1-2 मिनट। देखो एग्जैक्टली यही रिजर्वेशन की बात तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू 4% आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पर तो मोदी इन अलायंस विद तेलुगु देशम है। देवे गौड़ा 30 साल पहले दे चुके थे, 94 फरवरी आई थिंक सो, फरवरी 95 फरवरी समथिंग। उसके बाद आप अलायंस में गए, तो फिर यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अगर यहाँ बोलने दीजिए, व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ यू? एक बात। दूसरी बात जो तुम बोल रही हो ने, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्यों नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी इसलिए बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 16 मार्च के बाद जब फील्ड में गए, देखो बिहार इंडिया में सॉर्ट ऑफ सेंसरशिप टाइप की चीज़ थी, उनको बहुत फीडबैक नहीं मिलता था, सब चीज़ वुश गुरु समथिंग, बड़ा मज़ा, अच्छा दिस दैट, हम तो 5 कितने ट्रिलियन इकॉनमी क्या क्या पता नहीं हो गया। जब फील्ड में गए तो उनको एंगर, एंगुश, डिस्पेयर, इकोनॉमिक ये इसका अंदाज होने लगा, फीडबैक फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी अब आने लगा। पहले तो इन लोग आने भी नहीं देते थे कि नीचे के लिए फीडबैक। अब ये कि इस आवाम में एंगर है, इस आवाम को ट्विस्ट कैसे किया जाए, इसको ट्विस्ट करके किसके तरफ कन्वर्ट कर दिया जाए, एंगर अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है। ये ऑल द टॉप बिग विक्स हैं जो बीजेपी के, उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि आवाम में एंगर है, तो इसको कन्वर्ट कर देना है। तो कन्वर्ट करने का मास्टर वो लोग जानते रहे हैं लोग, मतलब कि ये नरेंद्र मोदी की तो हिस्ट्री रही है, और आरएसएस की भी पहले मैं बल्कि एक जगह आर्टिकल भी लिखा है, उसमें एक्सप्लेन किया जाए, यहाँ पर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ पूरा डिटेल में, लेकिन ये है कि एंगर को अगर तुम कन्वर्ट कर दोगे, अरे तुम ये इनके वजह से हो, ये इनके वजह से हो, तो ये जब इनके वजह से हो, भाई आजकल आप ओला कार चलती पटना में, पूछो बात करो, 25 से 30 हज़ार रुपया वो गाड़ी खरीदा 10-10 लाख की, 25 से 30 हज़ार रुपया उसको कमा नहीं पा रहा है। तब सिचुएशन इतनी, तो उसके अंदर एंगर है, होपलेसनेस से फ्रस्ट्रेशन है। उसको अगर ये बोल दिया जाए अरे तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे प्रॉब्लम ये है, तो ही इज़ ट्राइंग टू डू दैट। अब सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे इस एंगर को कन्वर्ट करने के लिए, आई डोंट नो। भाई अब बयान आप सोच लीजिए, बांसवाड़ा में दिया उन्होंने, जहाँ इनका कहीं कांग्रेस से टसल ही नहीं था, राजस्थान में मंगलसूत्र, अरे वहाँ तो 70-80% तुमको ट्राइबल से भिड़ रहे हो, मुसलमान तो 3% भी नहीं है। नंबर दूसरी बात यह है कि जहाँ पर तुम बोल रहे हो वहाँ भारत आदिवासी पार्टी से टसल है, कांग्रेस है ही नहीं, दैट पार्टी इज चैलेंजिंग यू। तो मतलब यह है कि कहीं आप फ्रस्ट्रेशन में, डिस्परेशन में कहीं उटपटांग तो नहीं बोल दे रहे हैं, कहीं पर उटपटांग ही बोल रहे हैं, और वो भी अफसोस की बात है जी। ये इनको बोलना चाहिए, अगर वो सीमांचल में आके बोलते या हैदराबाद शहर में बोलते, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, उन्होंने यहाँ बोल दिया, तो लग रहा है कि समथिंग आउट ऑफ पैनिक ही बोल रहे हैं, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही बोल रहे हैं, लेकिन इनको फीडबैक मिल गया है, उसको हाउ टू कन्वर्ट एंगर इनटू अदर। मुझे लगता है कि अपना कंसोलिडेशन कर रहे हैं, वो हिंदुत्व का जो वोट बैंक है। समथिंग मोर जी मैं ज़रा उनसे पूछ लेती हूँ, फैजान साहब से। फैजान साहब, मुझे यहाँ बताया गया कि भाई देखिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाराज़गी हो सकती है, जॉब्स को लेके अट्रैक्शन हो सकता है तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन इस सब के बीच जो मुकाबला है, जैसे मान लेते हैं अगर मोदी को वोट नहीं दे रहे तो तेजस्वी तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, तो फिर ये तो एक डिसएडवांटेज हो गया। आप मान रहे हैं इस बात को? जी सही है। और वैसे भी पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होता है तो वोटर का रुझान उसी पार्टी की तरफ से होता है जो नेशनल पार्टी की तरफ आमतौर पर होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नेशनल पार्टी ही केंद्र में सरकार बनाएगी। तो अभी तो 2 ही नेशनल पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो ये जो लेकिन उसमें रोल जो है वो रीजनल पार्टीज़ के लीडर्स का भी होता है, और अब तो सेंटर में भी जो गवर्नमेंट बनती है उसमें रीजनल पार्टीज़ का भी रोल होता है, उनका पार्टिसिपेशन होता है। इसलिए ठीक है कि तेजस्वी जानते हैं कि तेजस्वी यादव कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे या केंद्र में सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन वो मदद कर सकते हैं, केंद्र में सरकार बनाने की कांग्रेस की मदद कर सकते हैं। मैं एक दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। नरेंद्र मोदी ने अभी इलेक्शन से शुरू हुआ है और अभी तक मुझे लगता है कि जो भी इशू उन्होंने लिए हैं वो बिहार से लिए हैं। अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ। लालू जी ने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है। चलिए, उसके पर एक बहस शुरू हो गई और हम मोदी का परिवार, बड़ा लपका उन्होंने उस मुद्दे को, उसको लपक लिया, और वो हम मोदी का परिवार करते हुए सारे सोशल मीडिया पर और सब जगह वो है उनके बीजेपी के लोग ये करने लगे। अब अभी ये रिजर्वेशन वाली बात उसको उठा लिया है। तो ये इस तरह के और भी कोई बातें हुई हैं जिनको उन्होंने उठाया है, लेकिन
एक इशू ऐसा है जो उन्होंने बिहार से नहीं उठाया है, लेकिन उनको सबसे प्यारा है वो, और वही उनको सबसे अजीज़ है, और उसी पर वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो है एंटी मुस्लिम। अब अभी मैं देख रहा था कि बाराबंकी में बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि भाई इतना वोट दीजिए नरेंद्र मोदी को कि मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय टू मुस्लिम्स, क्योंकि बोला कि नरेंद्र मोदी तो 5 साल से तो कोशिश में लगे ही हुए हैं मुसलमानों को डिस्ट्रॉय करने में, लेकिन और वोट दीजिएगा और उनकी ताकत बढ़ेगी तो और आसानी से इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, पूरी तबाही चाहिए। यानी इस तरह की बातें इलेक्शन में कभी कोई सोच नहीं सकता था, जिस तरह की बातें अभी रूलिंग पार्टी के लीडर्स, मैं नहीं जानता कि वो किस लेवल के लीडर हैं या किस ग्रेड के लीडर हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल बीजेपी के तो हैं। और अखबार में छपा है बयान, अखबारों में छपा है, न्यूज़ एजेंसीज ने उसको चलाया है पूरे इंडिया में। डेक्कन हेराल्ड में देख रहा था, उसमें भी छपा हुआ है बाराबंकी की खबर। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को ये समझ में आ गया है और रियलाइज़ भी कर लिया है कि यही इशू काम करने वाला है उनके हक में। जितना वो एंटी मुस्लिम बोलेंगे, वो उनका हिंदू वोट या उनका जो अपना वोट है वो पोलराइज होगा। लेकिन इसका सिर्फ पोलराइजेशन ही नहीं होता है, इसका रिएक्शन भी होता है। अब जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, रिएक्शन ये हुआ है कि जैसे सीमांचल के कुछ इलाकों में, चाहे किशनगंज हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, कटिहार हो, ये सब में हाई पोलिंग जो हुई है वो क्यों हुई है? वो मुस्लिम ने हाई पोलिंग की है। अच्छा, ये मुस्लिम वोट है जो हाई पोलिंग जो दिखा रहा है, और वो रिएक्शन है कि आज प्रधानमंत्री हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। अगर वो फिर आ गए और पूरी ताकत से आ गए, 400 पार करके आ गए, तब तो हम लोग का वाकई ये मतलब ही विल डिस्ट्रॉय अस। तो चलिए, ये तो आपने एक्सप्लेन किया मुझे फैजान साहब की हाई पोलिंग क्यों हो रही है, लो पोलिंग क्यों हो रही है। सविता जी, लो पोलिंग क्यों हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग वोट करने के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं? इस चुनाव में ऊर्जा क्यों नहीं है? इस चुनाव में वो बात क्यों नहीं? इससे ज़्यादा तो ऊर्जा, इससे ज़्यादा पैशन, इससे ज़्यादा हलचल तो विधानसभा चुनाव में नज़र आती है। अरफा जी, लो पोलिंग का एक जो 2 फेज हुए, उसमें एक तो टेम्परेचर का जो तापमान अधिक था, गर्मी के कारण भी लोग नहीं निकले, मगर युवा नहीं निकल पा रहे हैं। युवाओं को आकर्षित करने के लिए किसी भी पार्टी के पास ऐसा मुद्दा नहीं है। रोजगार, तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, उसके अलावा और कोई पार्टियां एनडीए भी नहीं कर रही है। तो युवाओं में एक बहुत बड़ी खामोशी है और उदासी भी है कि उनकी बातें कहाँ रखी जाए, कि वोट की ताकत नहीं है, वोट की ताकत नहीं है, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो वोट क्यों करें? उनमें युवा बहुत ही मतलब मायूसी में है कि वो क्या करें, वो किनके पास जाएं। उनका मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं है। बिहार में रोजगार की स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पे जो कंपनियाँ आती हैं बंद हो जाती हैं। युवाओं को यहाँ पर कोई ना फैक्ट्री है, ना कोई बड़ा उद्योग है, तो युवा जाए कहाँ? युवा सिर्फ बेंगलोर और मुंबई जाके काम करने के लिए तो नहीं है, तो वो मायूस बहुत है। इस कारण भी यहाँ पे वोटिंग का परसेंटेज नहीं हो पा रहा है। युवा को उनके सपने के साकार करने के लिए कोई जगह नहीं मिल पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मनोज जी। आखिरी बात आपसे, सबसे तजुर्बेकार लोगों में शामिल हैं आप, या पटना के, मैं अगर आपसे एक नंबर पूछूं कि इस बार महागठबंधन को, जो कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस है, उसे कितनी सीटें आप दे रहे हैं, अंदाजा आपका क्या है? मेरे लिए नंबर बताना मुश्किल है, लेकिन हमको एक ही नंबर बता सकते हैं कि अगर महागठबंधन को, ये ग्रैंड अलायंस को 30 सीट भी आ जाता है तो हमको आश्चर्य नहीं होगा, और बीजेपी अगर 10 सीट भी आता है तो हमको बहुत आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए हम यही बता सकते हैं। 10 से 30 का ये तो बहुत लंबा रेंज है मेरा। इसलिए हम देख रहे हैं कि हम जो देखे हैं तो उसमें हम फेल रहे हैं, लेकिन जो हम कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं कि हर सीट पर कंटेस्ट है, तो भाई हर सीट पर कंटेस्ट है तो कुछ आधा आधा होना चाहिए, तो 20-20 हो सकता है। अगर मान लीजिए कुछ एज महागठबंधन को होगा जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो फिर 30 भी जा सकता है। लेकिन 10 से कम नहीं दे रहे हैं आप? नहीं, 10 से कम होने का तो मैंने, अच्छा, हमको लगता है कि कोई सवाल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ी बात है जी। प्रेडिक्शन दीजिए जी। देखिए, अभी जिस तरह का कंटेस्ट चल रहा है और आगे भी 7वें तक शायद यही हालत रहेगी, मुझे लगता है कि 25-15 का। अच्छा, 25 कौन है? 25 एनडीए, 15 ग्रैंड अलायंस। ये भी बड़ी बात है, 15 का पूरा गेन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा गेन होगा भाई। अगर आज
ग्रैंड अलायंस 2 सीट भी जीतेगी तो उसका गेन होगा। मैं ये 15 कह रहा हूँ कि 15 का मुझे अंदाजा है कि 25 एनडीए और ये 15। सुरूर साहब अपना नंबर बता दीजिए। मैं नंबर, सुनो, जब बुखार होता था पहले तो थर्मामीटर नहीं था, अलामत हकीम साहब लोग होते थे जो या छू के बताते थे। तो मैं तो छू के बताऊंगा, नंबर तो नहीं बताऊंगा। 104.6 है बुखार की, 102.1 है, इसलिए हमसे वो मत पूछो। अलामत जो है ना, जो अलामतों के सिम्टम, ये जो है डायग्नो ये करने का, उसमें लग रहा है कि चीज़ें गड़बड़ है। और दूसरा ये कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोग वोकल हो रहे हैं, साइलेंट नहीं है। अब मैंने ट्रेन पे बैठते हैं, ट्रेन पर जब राजधानी में और प्लेन पर नहीं, जो स्लीपर क्लास जनरल है, सॉरी या ये सब को मीटिंग करने, छोटी छोटी ट्रेन होती है, इसमें जो पब्लिक का ये होता है, जो फीडबैक मिलता है, तो वोकल जब हो रहे हैं खिलाफ वोकल हो रहे हैं ऑब्वियसली जी। चलिए, आपकी बात में समझ गई। सविता जी जल्दी से अपना नंबर बता दीजिए मुझे। मैं 32 दूंगी एनडीए को। अच्छा, 32 आ जाएगा, क्योंकि 8 पे बहुत ही टफ है। और 1-2 हज़ार का मार्जिन से कहीं कहीं होगा। 10 से बहुत दूर नहीं है, 10 से दूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर यहाँ जिस तरह के आंकड़े, जिस तरह का एनालिसिस आपने देखा है, तस्वीर कमोबेश साफ नज़र आ रही है। इसी तरह का कुछ आंकड़ा कर्नाटका से भी मैं आपके लिए लेकर आई थी, जिसमें पूरे तौर से वहाँ भी सिर्फ एक ही सीट हासिल हुई थी विपक्ष को, यहाँ भी एक ही सीट हासिल हुई थी। अगर मान लेते हैं कि 10-10 सीटों का भी नुकसान है, तो सिर्फ 2 राज्यों में, कर्नाटका और बिहार, जहाँ का दौरा करके मैंने आपको बताया है, और ये कम से कम, ये बहुत ही कंजर्वेटिव आंकड़ा है 10 सीटों का, तो 20 सीट तो सिर्फ 2 राज्यों से नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी भाजपा हार रही है। आगे देखते हैं होता है क्या। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।